बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कल जब हम अपना प्रोग्राम क्लोज़ कर रहे थे उस वक्त वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ था और जैसे नज़र आ रहा था कि काफ लीग के वोट मुस्तरद होंगे। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था उस फैसले की रोशनी में डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग देते हुए काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए और यूँ हमज़ा शहबाज को उन्होंने बरकरार रखा वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से। और आज हमज़ा साहब ने सुबह सवेरे हलफ उठाया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी समाअत हुई है। एक बुरी फ़ैसला भी आ गया जो लाहौर रजिस्ट्री में जो समाअत हुई है। और जो फुर्तियाँ हैं इन मामलात में वो भी बड़े सवाल उठाती हैं कि कहीं पे तो लाखों केसेस हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अदालत हुजूर के पास वक्त हो और जजेस ज़्यादा हों हमारे यहाँ, क्योंकि कम हैं जजेस, और वो केसों की सुनवाई हो। दूसरी जानब जो सियासी मामलात हैं वो बार बार अदालत के पास जा रहे हैं। समझ लें कि पिंडी से जो किरदार पहले सियासतदान हासिल करते थे या सपोर्ट लेते थे, अब वो अदालतों से लेना शुरू हो गए हैं। तो ये सबकी एक मुश्तरका नाकामी है। तो कहीं कहीं आज खबरें सरफेस हो रही थी कि कोई ग्रैंड डायलॉग होगा और वो जो न्यूट्रल हो गए हैं उनको जो दबाव महसूस कराते रहे हैं खान साहब, कहीं कहीं वो असर दिखाना शुरू हुआ है। और गैर जानिबदारी से इंटरवीन करते हुए किसी ग्रैंड डायलॉग की तरफ खान साहब को लेके आया जाएगा। इस खबर में कितनी सदाकत है ये भी पूछेंगे। पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा मसला है कि कानून की तशरीह, जब 17 मई का फ़ैसला आया था तो आइनी माहिरीन कहते थे कि ये तो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है कि एक शख्स जो वोट दे उसका वोट गिना ना जाए, या तो आप वोट देने की पाबंदी लगा दें। ये तो नहीं हो सकता कि कोई वोट दे रहा है और उसके वोट को डिसरिगार्ड कर दिया जाए, जो कि उस फैसले में लिखा हुआ है। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही थी कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कौन सा हिस्सा उठाया है उस फैसले का। वो सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट का अपना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी हिस्से का मतलब ये नहीं हो सकता जो डिप्टी स्पीकर ने दिया, फिर इस मामले को लटकाने की क्या ज़रूरत है? आप बता दें आज ही, आप बताइए जनाब कि हमारा किसी भी हिस्से में ये मकसद नहीं था, लिहाजा डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग को ख़त्म कर दें। तो सियासी अदम इस्तेहकाम में कुछ जो किरदार है वो बसद एहतराम अदालत भी उसका हिस्सा बन रही है और अदालत उसका हिस्सा नज़र आ रही है। अदालत की जानिबदारी नज़र आ रही है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसकी बात पहले भी करते रहे हैं। खान साहब की तरफ से जो दबाव है वो दबाव अपना असर दिखाता है, वो अपना दबाव मज़ीद बढ़ा देते हैं। और किसी भी हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी स्ट्रैटेजी तो बड़ी कामयाब है। आज नून लीग ने भी अपनी स्ट्रैटेजी कुछ तब्दील की है जी। उन्होंने कहा कि एक थप्पड़ अगर आएगा तो जवाब में मुक्का आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा गाल आपके सामने रख दिया जाए। तो पीटीआई को अब एक नई मुस्लिम लीग नवाज़ का सामना करना पड़ेगा। इस बयान को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे अहम आज की पेशरफ्त है मेरी नाक़िस राय में, वो एक अलामिया है मुश्तरका जो कि हुकूमती इत्तेहाद ने लिखा है। और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच इसको सुने और फुल कोर्ट में समाअत होनी चाहिए सारे मामले की, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइनी, इसमें बहुत सारे कानूनी और सियासी मामलात का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो ये सारे वो मामलात हैं जिसमें हमने आज की गुफ्तगू करनी है। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी होंगे। शुएब शाहीन साहब जो कि सदर हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो कि माहिर कानून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। जमशेद इकबाल चीमा साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साबिर शाह साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। चारों मेहमानों का शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, ये कहाँ पे लाइन खींची जाएगी? अदालत एक तरफ तो ये कहती है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, हमारे पास ये मामलात ना लेके आएँ। कानून बनाना और उस पर बहस करना और उसकी शिकों को देखना, ये पार्लियामेंट में आपको बहस करनी चाहिए थी, जब नैब की तरमीम पीटीआई ने जाके वहाँ पे चैलेंज की हैं। फिर इसी तरीके से जब सेनेट इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त अदालत हुजूर का ये कहना था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग जो है वो नहीं आती अदालत के दायरा इख्तियार में कि उस पर सवाल हो। तो कल डिप्टी स्पीकर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं थे जी। देखें, आपने दो केसेस का जिसका रेफरेंस दिया, तीसरे केस का रेफरेंस नहीं दिया। वो है डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की रूलिंग। बिल्कुल वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इलीगल थी, अनलॉफुल थी। उस वक्त जो एक मैटर आया कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया, अपनी ओपिनियन दी। देखें, उस वक्त ये पीटीआई के दोस्तों का एतराज़ था कि जी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 169 चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी
कई केसेस में, काजी फाइसा के केस में और कई केसेस में ये तशरीह कर चुकी है। फौजी अदालत के केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल जब अमेंडमेंट्स आई थी, आपको याद होगा 10th अमेंडमेंट आई थी, या ये जो फौजी अदालतें बनी थी उस वक्त भी ये चीज़ आई थी। कोर्ट हमेशा से ये कहती आई है कि ये पार्लियामेंट का जो काम है वो पार्लियामेंट करेगी, कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जहां कोई आर्डर कोरम नॉन जुडिस होगा, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होगा, मेलाफाइटी इन फैक्ट एंड लॉ होगा, वहां कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खत्म किया गया था। अच्छा नहीं, लेकिन शोएब साहब एक इस बात का भी साथ में जवाब दे दीजिए कि कोर्ट के अपने फैसले बहुत सारे आड़े आएंगे। 18वीं तरमीम में जब हमने लिख दिया, पार्टी हेड को हमने डिफाइन कर दिया, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, वहाँ पे भी ये तय कर दिया, फिर 17 मई के फैसले में एक दफ़ा फिर उसको रीइंफोर्स कर दिया। तो मुराद मेरी ये है कि आपने एक पूरा फैसला लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, डिप्टी स्पीकर से आप कौन सा हिस्सा पूछ रहे हैं? आप कहें जी हमारे फैसले में ये बात ही नहीं थी, डिप्टी स्पीकर ने सारे ही गलत कह दिया है, तो बस खत्म करें मामला। देखिए ना, एक है फैसला करना, फैसला करते वक्त अदालत पाबंद है आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, सुने बगैर वो फैसला नहीं कर सकती। उसने सुना, आज भी उन्होंने एक प्रेमा फशाई एक ओपिनियन दे दी। वो प्रेमा फशाई जो ओपिनियन थी वो परसों के लिए दोबारा उन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसा मवाद है, क्योंकि आइन की तशरीह करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी हो जाती है अदालतों की कि वो अदालतें अच्छी तरह सुने और उसके बाद फैसला करें। और उस तरह अच्छी तरह जो सुनने वाली बात है, देखें डिप्टी स्पीकर का जब मामला आया यही सारी चीजें हुई, उन्होंने सुना, उसकी आइन की तशरीह की और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। उनको तो नहीं बुलाया कासिम सूरी साहब को, तो इनको बुला लिया एक ही दिन में। सुने ठीक है, देखें जब जजमेंट आ गई थी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, जब वो सारा दिन की प्रोसीडिंग्स के बाद 12 बजे तक नई प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रात को भी अदालत लगाई है। उस वक्त चूंकि नून यूपीएमएलएन के हक में थी। अच्छा, अब आप जरा यहाँ रुक जाइए, मैं आपके पास वापस, अगर आइन की तशरीह, ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं वापस आ रही हूँ। मैं जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये कहाँ पे जाके मामला रुकेगा? आज खबर चल रही थी कि कहीं कोई इदारे मुतहरक हुए हैं और खान साहब को ग्रैंड डायलॉग की कोई ऑफर, या उनको कहा जा रहा है कि आप करें ग्रैंड डायलॉग। तो पीटीआई में कुछ सोच ऐसी है, कभी आप हलफ रोकते हैं, कभी वो हलफ रोकते हैं, तमाशा लगा हुआ है। और छोड़ें आईनी और कानूनी बहस तो कानूनदान करते रहेंगे, सियासी बात क्या है? देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम देना आप। जी 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 जो बात है वो, आपकी आवाज़ कट रही है जमशेद साहब, आप अच्छे सिग्नल वाली जगह पे शायद नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो आईनी बात है वो शोएब शहीन साहब या बाकी करते रहेंगे। मैं तो जस्ट दो बातें करूंगा इसमें जी, कि इस वक्त पाकिस्तान 22.5 करोड़ लोगों की किस्मत का मामला है, वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान लटका हुआ है। और उसमें एक सपोजिशन थी कि कुछ लोगों का रजीम चेंज में ये था कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें, एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 टॉप के लोग थे। और उसमें यू कैन से कि ये अपना जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग थे। तो जब ये रजीम चेंज करके आए हैं तो दो काम होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। एक तो ये कि आप पहले सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना, और दूसरा ये कि इकोनॉमी को बेहतर करना, लोगों की वेलबीइंग के लिए, या लोगों के आप कह लें कि माली हालात को सुधारना। तीसरा अगर देखें तो उसमें ये होता है कि अवाम को अपने जो भी आपका नैरेटिव है उस नैरेटिव को मनवाना कि जी हम ठीक कर रहे हैं। अब इसमें 100 दिनों में महंगाई तकरीबन 40% बढ़ गई है। और दूसरा जो अवामी नैरेटिव है वो ये है कि जो यू कैन से एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो तो 90% फेल हो गए, कि 90% उनकी अपनी वोट बैंक उनके खिलाफ है। और इधर हम देखते हैं तो इधर भी जो कह लें कि टक्कर की पार्टियां थी, ये मिलकर भी टक्कर के थे लोग, तो आज ये 65 to 70% जो इनके खिलाफ हो गया है वो वोट, और यू कैन से 25-30% वोट इनके साथ ये 20 वोटों, ये 20 सीटों के नतीजे में आपने ये कह दिया कि 70% इनके खिलाफ हो गया, हालांकि 70% तो इन जमातों को वोट पड़ा था 2018 में, 30% पीटीआई को पड़ा था। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुझे बात कर लेना प्लीज। अच्छा, ये इसमें देखें, ये तो 20 सीटों का इलेक्शन है, और दूसरी ये है कि इन 20 सीटों के इलेक्शन पे इतनी धांधली हुई है कि अल हफीज अल अमान। सो इतनी धांधली के बावजूद अगर वोट,
जी हम जीत गए ना, या डेफिनेटली जीत गए। और अगर ना ये दांधली पड़ती तो वोट हमारा कहीं भी 20,000 से कम लीड ना होती। हमारी लीड होती 20, 30, 40, 50,000 की। हमने ये इलेक्शन लड़ा है। हमने इलेक्शन मेरे अपने हल्के में इलेक्शन था। हमने इलेक्शन लड़ा है, हमें पता है इस बात का। और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बयान करने में टोकना ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों घर फेल हो गए अपना नैरेटिव समझाने में भी और आवाम की वेलबीइंग में भी। और आज हम डिफॉल्ट की सिचुएशन में चले गए। मैं कहता हूं कि जितने तजर्बाकार थे, ये तजर्बाकारी यही थी कि आप पहले थोड़ा सा 2-3 तबकों को राजी कर लें, मीडिया को राजी कर लें, एस्टेब्लिशमेंट को राजी कर लें, अदालत को राजी कर लें। इनकी मैनेजमेंट ठीक थी और अब भी उन्होंने ठीक की है, आज भी ठीक कर रहे हैं। जो इशू बना है वो है कि इसमें इस गवर्नेंस में कहीं अवाम शामिल नहीं थे, लिहाजा अवामी गवर्नेंस में ये बिल्कुल फेल थे और बुरी तरह फेल हो गए। सर, आपके अपने बंदे सारे लाहौर में बुज़दार साहब के खिलाफ थे। आपकी अपनी पार्टी के लोग जो आपसे टूटे वो भी गवर्नेंस के इशू पे टूटे ना। तो आप लोगों ने कौन से वो दूध की नहरें बहा दी थी, लेकिन आपने रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपके रिजीम चेंज वाले सारे बयानियों को मुस्तरद नहीं कर दिया जो उस दिन इनकी तहरीरी फैसला आया था। मैंने कहा कि ये इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, मीडिया को मैनेज करना, सब आपको जजेस को मैनेज करना और आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज करना, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। अच्छा। और वो आज भी बड़ा अच्छा, आगे की कोई बात जमशेद साहब, आगे कुछ है ग्रैंड डायलॉग की जैसी कोई बातें हो रही है कुछ चांस? देखें, जब तक आपकी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान नहीं चल सकता। लिहाजा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ग्रैंड डायलॉग भी करें, हम रास्ता निकालें और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। जिसको मैंडेट दे अवाम वो मैंडेट ले और अपना काम करे और दूसरे को सपोर्ट करें, अपोजिशन में जाके दूसरे। अच्छा, मैं वापस आती हूँ आपके पास कि आप कह रहे हैं कि हम ग्रैंड डायलॉग करें, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में आपसे पूछूंगी, लेकिन ज़रा मैं बैरिस्टर साहब को शामिल कर लूँ। बैरिस्टर साहब, आपने बात सुनी है शुएब शाहीन साहब की भी और जमशेद चीमा साहब की भी। क्या स्टांस है अब आप लोगों का? ये जो आइन और कानून की तशरीह के मामले हैं, मतलब क्या अखज़ होता है, क्या नहीं होता, ये सारी बात कहाँ जाके रुकेगी? बहुत शुक्रिया जी। बात तो रुकेगी सियासी इदारों के पास और पार्लियामान के इख्तियार के अंदर ही, रुकेगी भी और रुकनी चाहिए भी। ये सियासी मामलात है और उनका फैसला सियासतदानों को ही करना चाहिए। जितना भी अदालतों को इन्वॉल्व करेंगे और बहुत सी निटिग्रिटीज पॉलिटिकल के अंदर अगर अदालतें जाएंगी तो बड़ा गलत होगा, अदालतों के ऊपर उंगलियां उठेंगी, कोई भी फरीक उठाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मखसूस जज हैं, वो हर पीटीआई के फैसले पे बैठ जाते हैं। अब जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो बहुत ज्यादा, इवन चीफ जस्टिस से भी ज्यादा उनकी कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर, लेकिन उन्हें साइड पे किया गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। इसके बावजूद कि इन्होंने बारहा खत भी लिखा है कि जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है मुझे नहीं रखा जाता। तो फिर ये मखसूस जज हैं, मखसूस सोच के जज हैं, उन्हें बिठाया जाता है। अब ये जज कौन है? ये वो जज हैं जिन्होंने, अगर लाहौर हाईकोर्ट कोई फैसला करती है वजीर आला के इलेक्शन के ऊपर, जिसका के दायरा इख्तियार था, पहले सुप्रीम कोर्ट ये लाहौर हाईकोर्ट फैसला करे, लाहौर हाईकोर्ट ने एक फैसला कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के ये जज साहिबान तीनों बैठ गए और फिर इन्होंने पंचायत की तरह और जिरगे की तरह काम करना शुरू कर दिया। फिर बाबर अवान से डायरेक्शंस पूछने लगे, अच्छा इमरान खान क्या चाहते हैं? उसने कहा जी मैं इमरान खान से बात करके बता सकता हूँ। उन्होंने कहा चले हम घंटे का वक्फा करते हैं, आप इमरान खान से पूछे वो क्या चाहते हैं। क्या आप कभी अदालतें ऐसे काम करती हैं? उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि 63A के ऊपर रेफरेंस था और ऐसे सुना गया, ऐसे मजे लेके उसकी तशरीह की गई। एक रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के जुडिशियल मर्डर के ऊपर भेजा हुआ है। अब उसे कितने साल हो चुके हैं, जो कि खुद अदलिया के मुंह के ऊपर कलंक का टीका है, वो कोई नहीं लेता। अच्छा, इस पे एक फैसला कर दिया, उस फैसले के तहत 25 MPA जो थे डिस्क्वालीफाई हो गए और वो लेटर था इमरान खान का, पार्टी हेड का, ये फैसला हो गया। अच्छा, इमरान खान का वोट बड़ा मुकद्दस है, इमरान खान का वोट जो लेके आए उसे अदालती फैसले से डिस्क्वालीफाई कर दे 25 लोगों को, लेकिन जो चौधरी शुजात का वोट लेके आए, चौधरी शुजात का मेंबर हो, उसके बारे में वो कहते हैं जी हम जरा तशरीह करेंगे। तो हमारा मुतालबा ये है कि अदालतें जिरगा ना बने, अदालतें मुसालती काउंसिल ना बने, अदालतें रहें, फुल कोर्ट यहाँ पे बैठना चाहिए जिसके अंदर तमाम जजेस हों, 3 मखसूस सोच के जजेस जो कहते हैं कि अगर लेकिन यही जजेस उस दिन आपने देखा पीटीआई के लोग लाइक फवाद चौधरी साहब ने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की, बड़ा लहजा उनका सख्त था। इन्हीं जजेस के खिलाफ वो इनको
कह रहे थे हमें पता है ब्रेक से पहले क्या होता है, ब्रेक के बाद क्या होता है, तो कहीं ना कहीं तो जाहिर है वो उसको बैलेंस आउट भी तो करते हैं। ऐसा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सुनवाई नहीं मैं है। कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ तंजीला साहबा, इनका काम बैलेंस आउट करना नहीं, ये बैलेंस करने के लिए बैठे नहीं, ये आइन और कानून के तहत बैठे हैं। और ये 3 जजेस के अलावा भी जजेस हैं ना भाई, ठीक हो आपने गया। एक फैसला कर लिया, आप किसी और बेंच को दे दें। और अच्छा। ये जो मामला है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, मुझे एक बात कंप्लीट करने दे, जी जी। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, दोनों अदम इस्तेकाम की वजह से इस वक्त मुल्क बहुत बुरे नहज के ऊपर है। इस पे ये 3 जजेस अपने आप को अखले कुल ना समझे। अगर कोई फैसला करना है, और फैसला तो हो चुका है, क्या ठीक। फैसला करना है? साबिर अगर एक पार्टी साहब के पास जरा मैं जाती हूँ, वापस आपके पास आऊंगी। ये जो बेंच वाला मामला है, शुएब शाहीन साहब बार काउंसिल्स का बड़ा अहम इस पे किरदार है। मैं ये जो फुल कोर्ट की इस्तदा है मैं उस पर आपसे ओपिनियन लूंगी, लेकिन पहले मैं साबिर शाह साहब, क्या हो रहा है? एक इदारा न्यूट्रल होता है, दूसरा इदारा जो है वो सारे के सारे सियासी मामलात का गढ़ बन जाता है, सारी लड़ाई वहाँ चली जाती है। क्या बनेगा इस मुल्क का? देखिए तंजीला, अगर इदारे वाकई न्यूट्रल होते तो ये गंद पड़ा ही ना होता। इदारे न्यूट्रल रहे नहीं इस मुल्क की हिस्ट्री में। सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले अजीबो गरीब हैं, जिसकी वजह से सारा क्याओस है। आर्मी का किरदार आपके सामने है, पॉलिटिशियंस जो है इनकी मोरालिटी इट हैज कम टू अ ग्राइंडिंग हार्ट, सिस्टम चल ही नहीं रहा। दूसरी बात यह कि आप गौर से देखिए कि तकरीबन हर 10 दिन के बाद के 15 दिन के बाद एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मामला कोर्ट्स के पास जा रहा है। भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्यों नहीं सोचते? आप कहते हैं 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी यहाँ 25 साल के बाद किसी के पास आती है। सिंपल मेजोरिटी से अमेंड क्यों नहीं करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, जब कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवर्ट करना हो, जब मुल्क किसी पहुंच जाए ऐसे नहज पे। इसीलिए कह रहे हैं ना बैठ जाएं सारे। तो खान साहब बैठेंगे? खबरें आज चल रही थी, मैं तो खैर काफी दिनों से कह रही हूँ हर जगह पे कि इनको बैठना चाहिए, बिठाएं, कोई भी बिठा दे। आपको गुजारिश करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1,18,000 अल्फाज हैं, 448 आर्टिकल हैं, 105 दफा अमेंड हो चुका है। अमेंडमेंट करना कौन सा गुनाह है? ग्रे एरियाज हैं, लेकोनी है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिफरेंट पढ़ रही हैं, मैं डिफरेंट पढ़ रहा हूँ। जिसको लॉ का पता नहीं है वो भी इंटरप्रेट कर रहा है उसको। जजेस एक अजीब फैसला दे रहे हैं। अब इस फैसले में जो मुझे लगता है, पहले मैं इस पर आ जाऊं, कि शायद फैसला जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ चला जाए, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि जो पार्टी हेड चौधरी शुजात है, इसकी हैसियत क्लर्क की है। इसको आप क्लर्क बनाएंगे, पोस्टमैन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कोई ऐसा फैसला ना कीजिए कि पार्टी हेड जीरो। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि हम 17 मई के फैसले को रिविजिट नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं इस नुक्ते पे। अगर रिविजिट नहीं करेंगे तो 17 मई को जिन लोगों को आपने डी सीट किया था, अगर आप ज़ाहिर है उसको रिविजिट करेंगे तो फिर उनका डी सीट होना भी अंडर क्वेश्चन आ जाएगा। तो देयर इज़ अ लीगल फिक्स। इसमें से निकलने का रास्ता तो ज़ाहिर है अदालत अब शवाहिद और बहस के बाद ढूंढेगी, लेकिन जो पॉलिटिकल फिक्स है उसका वे आउट क्या, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, मजीद की तमहीद किए बगैर ये जो फुल कोर्ट की इस्तदा है, शुएब शाहीन साहब एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, सीनियर जज हैं, बहुत इम्कानात हैं कि वो आपके चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। वो बारहा ख़त लिख चुके हैं। उस सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैलिडिटी के ऊपर डिस्कशन भी नहीं है, उसको डिसरिगार्ड किया जाता है। और आज फिर तमाम जो सियासी जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो भी इस्तदा कर रही हैं। बार काउंसिल की क्या सोच है इस हवाले से? एक बात मैं जरा वाज़ेह कर दूं, मैं सदर हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। जी जी, आई नो दैट। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सोच के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। जी, मैं आपकी बार की सोच पूछ रही हूँ आपसे। जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी कह चुकी है कि एक नया मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। एक है आइन की तशरीह, एक है जमहूरी तकाज़े। आप जमहूरी तकाज़े जमहूरियत के हवाले से सियासी मामलात अगर आप आइन के ताबे रह के पार्लियामेंट के अंदर आप हल करें, तमाम इदारों को साथ लेके चलें, मुल्क में स्टेबिलिटी आए और ताकि आइंदा के लिए इकनॉमिक कंडीशंस भी हमारे मुल्क की बेहतर हों। और उसके लिए हम ऑलरेडी इसमें जो रिजीम चेंज का सेमिनार था वो भी हमने कराया। मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
इट इज द फेलियर ऑफ द पॉलिटिशियंस whosoever may be, उसमें खा पीडीएम हो, पीटीआई हो, जो भी लोग हैं, ये उनका फेलियर है। इनको चाहिए जो सेन एलिमेंट्स हैं वो बैठें, इसमें रोल अदा करें। लेकिन सर अगर जुडिशरी के ऊपर सर अगर आपकी सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर कोई भी शख्स सवाल उठाता है कि वो बायस हैं, कोई भी शख्स, कोई भी वो उस पे क्या स्टांस है? मैडम तंजीला, मेरी बात मुकम्मल होगी तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि सीनियर मोस्ट जज जो काजी फाइज साहब है उसका जो लेटर है, पहली बात तो यह है कि काजी फाइज साहब आज वो इस मुल्क में तशरीफ नहीं रखते, पिछले 1 महीने से छुट्टियों पे हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, इसलिए उनको इस बेंच में आजकल छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो अवेलेबल बेंच होता है दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं वो बेंच बनाते हैं। आपने ये देखा है कि इस इशू पे मसलन डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग आई है उसमें यही बेंच अवेलेबल था और इन्होंने डिसाइड किया। ये जो पिछले दिनों जजमेंट आई थी जिसमें रीजंस आई थी उस हवाले से कि जी आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता, उसमें एक जज साहब ने जो डिफरेंट व्यू दिया था, यही बेंच था जिसमें बड़ी ही तालियां बजा रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले, जिसमें उन्होंने ये रिजीम चेंज के हवाले से जो उन्होंने कहा था कि इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इस पे कमीशन नहीं बना। देखें अच्छा, फुल कोर्ट समाप्त करें, इसमें कोई मुजाहिका है जल्दी से, अगर क्योंकि दूसरे सेगमेंट में वक्त जरा कम। बात को करके आगे चलूं। पहली बात तो ये है कि ये चीफ जस्टिस साहब का अख्तियार है कि इसमें किसको बेंच में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना। दूसरी बात है फुल कोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, छुट्टियां हैं। तीसरी बात ये आपको बता दूं कि ये फैसला तो 63A पे ऑलरेडी आ चुका है। अब उस 63A के फैसले की रोशनी में अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है तो ऑटोमेटिकली वो अपहोल्ड हो जाएगी। अगर 63A की जजमेंट की रोशनी में नहीं है तो नेचुरली वो लार्जर बेंच का फैसला है, ये रूलिंग खत्म हो जाएगी, स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, जिस तरह डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की हुई थी। आप कह रहे हैं कि फैसला वही रहेगा जो आ चुका है। फैसला तो जी फैसला वही है जो ऑलरेडी फाइनलिटी इख्तियार कर गया है। ठीक हो गया। जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ मैं जरा जाऊं। जमशेद साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपना स्टांस कल से हम देख रहे हैं, उन्होंने चेंज किया। तलाल चौधरी साहब ने कहा जी आपको अब उतने जारहाना जवाब मिलेगा जैसे आप करते हैं, जिस तरीके से आप जारहाना पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये मामला तो फिर लड़ाई की तरफ जाएगा। खान साहब तो वैसे ही हर वक्त कहते रहते हैं कि बस लोग सड़कों पे आना ही चाहते हैं और हम श्रीलंका बनना ही चाहते हैं, तो वो वाकई पाकिस्तान को श्रीलंका के नहज पे समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम पे मेरे ऊपर 4 दहशतगर्दी बल्कि 5 दहशतगर्दी के पर्चे हैं। इससे ज्यादा अग्रेसिव क्या होना है इन्होंने? इससे इतनी ज्यादा सख्ताई तो कभी देखी नहीं। आपने राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दी थी। मेरे ऊपर फास्फोरस बम बनाने का पर्चा है जी। अच्छा, कसर नहीं है कोई, मेरे ऊपर फास्फोरस बम बनाने का पर्चा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई मजीद कसर रहती है तो हीरोइन भी डाल दें, हमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। तलाल चौधरी साहब डाल लें, अपना क्या बाकी जरदारी साहब डाल लें, हमजा साहब डाल लें, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये जो पहले बड़ी नरम गवर्नमेंट कर रहे थे तो आगे हमें मजीद धमकियां दे रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दूसरी बात ये कि आप गवर्नमेंट में आए नहीं, आपके शहबाज गिल कल धमकियां दे रहे थे सबको। मुझे बताए ना कि ये तो दोनों तरफ की बात है ना। अभी आए नहीं, वो कह रहे थे मैं चीफ सेक्रेटरी ਨੂੰ भी देख लांगा, फलाने ਨੂੰ भी देख लांगा, मीडिया वालों का भी। मैं भी कह रहा हूँ, मैं देख लूंगा, बिल्कुल देख लूंगा। जिन लोगों ने पर्चे किए हम पे, जिन लोगों ने हम पे टीयर गैस फेंक किए, जिन्होंने डंडे मारे हैं, जिन्होंने 13 फुट के कमरे में 40 लोगों को बंद किया, मैं भी उनमें शामिल था, हम इनको देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे। इसमें ये कोई शहबाज गिल से मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, हम जरूर देखेंगे। इस मुल्क में जमहूरियत ने चलना है, इस मुल्क में जमहूरी कदरों ने चलना है। इस मुल्क में आप पहले ये पर्सनल मुलाजम बन जाए पुलिस वाले या ब्यूरोक्रेट बन जाए किसी के, तो हम इनको बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बैरिस्टर साहब वो कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ जमहूरियत चलेगी, जो डोरियां हिला रहे हैं वो हिलाना बंद करें, और ये अब पीटीआई कह रही है कि हम तो ये बुबांगे दोहल कह रहे हैं और किसी से हम डर नहीं रहे इस बात पे। देखिए, इन्होंने तो नया कहना शुरू किया है, हम तो अज़ल से ये कह रहे हैं और इसी के लिए हमने ये पाकिस्तान का 1973 आइन बनाया था, इसी के लिए हम तख्ता-ए-दार पे जुड़े हैं, इसी के लिए। ये तो पता नहीं कौन सी वो कहते हैं ना, तो पता नहीं कौन सी नहीं, तो इन्होंने आपका बयानिया ले लिया है तो अब बात तो एक हो गई है ना। बयानिया नहीं लिया, ये बयानिया हमारा ही है। नए लोग शौकीन आते हैं और फिर जब उनकी डोरियां कोई पकड़ लेता है तो वो फिर चले जाते हैं, उन्हीं के करीब अपनी डोरियां ले जाते। सर अभी गए तो नहीं है ना। अगर मैं ये कह रही हूँ, सॉरी मेरी अर्ज सुन ले, मुझे मौका दे दें बैरिस्टर साहब, मैं सिर्फ मैं चाह रही हूँ, मैं आपसे उस तरह नहीं कहूंगा कि आप चुप कर जाएं जैसे दूसरे डिक्टेट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताकि मुझे भी मौका मिले अपने पॉइंट को बनाने का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, बात ये है
कि यही हम चाहते हैं, किसी के लिए भी कोई भी लाडला ना बने। हम ना 1990 की दहाई का कोई लाडला चाहते हैं कि जो लाडला था हमीद गुल का, और ना हम शुजा पाशा का लाडला चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर अवामी राज चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, वही चाहते हैं। उसके लिए फिर ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलेगी। उसके लिए एक तरीका कार है पार्लियामेंट को आगे लेके आना। अभी प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट बार जो है हाई कोर्ट के हमारे ऑनरेबल शुएब शाहीन साहब, वो फरमा रहे थे कि 1 महीने की छुट्टियां, 1 महीने से छुट्टियां हैं जज साहब। तो मैं शाहीन साहब बात कर रहा हूँ पहले की, जब खुद एक सीनियर तरीन जज इतनी दफा खत लिख चुका है कि मुझे क्यों इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल ये सवाबदीद है चीफ जस्टिस की। अगर चीफ जस्टिस ही अपनी सवाबदीद में जस्टिस नहीं करेगा तो कौन करेगा? सही। किससे हम तवक्को रखेंगे कि वो करेगा? अगर आप अपनी मर्जी के ब्रदर जजेस में से कुछ अपने फेवरेटिज्म की तरफ चले जाएंगे, तो आप अगर इंतजामी अमूर में इंसाफ नहीं करेंगे तो आप फिर अदालती अमूर में इंसाफ किस तरह कर सकेंगे? तो मैं समझता हूँ एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन के जो बहुत जरूरी है लीगल पॉइंट, जिसकी तरफ मैं बुनियाद, ये जो रूलिंग थी डेप्यूटी स्पीकर की, वो इलेक्शन नहीं था हाउस के अंदर, ये इलेक्शन की बात है। और इलेक्शन जब कर रहा हो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसे कोर्ट के अंदर ये खुद फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाले मामले में। जब यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 कोर्ट मुस्तरद किए गए तो इन्होंने कहा ये जी उधर का मामला है, हम नहीं करेंगे। तो अब इन्हें एकदम भूल गए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। साबिर शाह साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड जी? वे फॉरवर्ड यही है जी कि जिनके पास डंडा है वो इनको साथ बिठाएंगे और इन्हें बैठना पड़ेगा। जिस तरह मिलिट्री कोर्ट इस्टेब्लिश होते हैं ख्वाहिशात के मुताबिक, ये भी बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तो आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट। देखिए रुपया 8% गिर चुका है 4 दिन में। डॉलर कहाँ जा रहा है? 300 की जानिब जा रहा है। पेट्रोल भी बढ़ जाना है। दे डू नॉट हैव कैरेक्टर्स, इस पॉलिटिशियंस। इन्हें भी चाहिए कि अपने कैरेक्टर की तरफ नजर मारे। ठीक है शुएब साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड जी आपके ख्याल में? क्या नतीजा निकलेगा? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम इदारों को बैठ के बात करनी चाहिए। फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। जिसको अवाम 5 साल के लिए मुंतखब करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हर एक को उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ताकि ये मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। नहीं तो 5 साल के लिए जिसको मुंतखब करें, तो फिर आपको नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये नो कॉन्फिडेंस और ये वो चीजें निकाल देनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें ये जुल्म है कि यार आप सिंध हाउस में लोटे बना के एक ही पार्टी के 50 लोटे आपने बना के वहां रखी नहीं तो वो फिर सेनेट के इलेक्शन में भी आए ना। शुएब शाहीन साहब, आपका भी मसला मुझे ये लगता है, देखे ना प्रिंसिपल्स की बात फिर सेनेट के इलेक्शन में भी करें ना। जमहूरियत के लिए ये जरूरी है कि सर वो बलूचिस्तान की हुकूमत खान साहब ने जरदारी साहब के साथ मिलके गिराई थी, वो उसकी भी तो बात करें ना। ये प्रिंसिपल्स एक मेरी बात सुने, जी जी, जो गलत करता है वो गलत है, ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं हो सकता का आप एक ही पार्टी के लोटे उठाएं, उनको आप किसी एक जगह पे बंद करें। आज राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे कहा गया कि पीएमएलएन का मैं जनाब उनका लूंगा, टिकट लूंगा। देखें आप इतना जमहूरियत के साथ जुल्म करेंगे ना तो मुल्क में जो तबाही ऑलरेडी मची हुई है। चलें, अच्छी बात है आपने कह दिया कि जो जिसने गलत किया। जी जरा मैं जमशेद इकबाल, मैं बैरिस्टर साहब आपसे मैं कंक्लूजन असल में लेना चाहती हूँ। मैं जरा जमशेद साहब से पूछ लूँ। जमशेद साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड जी? देखिए, मैं ये जो आप पहले साबर साहब बात कर रहे थे, साबर शाह साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। ये आपको किसने बताया कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो आवाम से ज्यादा सियाने हैं? किसने बताया कि उनकी दानिश ज्यादा है? मुझे सारा पता चीमा साहब, मैं यही रहता हूँ, मैं जानता हूँ एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है इमरान खान को लाने में भी और उतारने में भी। शाहजी एक मिनट बात कर। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि इज्तिमाई दानिश पे चले। सारी दुनिया इज्तिमाई दानिश पे गई है। इज्तिमाई दानिश को जो अंडर एस्टिमेट करता है वो आंखों की जन्नत में रहता है। और ये जो कहते हैं ना सियासतदान इनके पास जाते हैं, आज पाकिस्तान में जो करप्ट सियासतदान ज्यादा है, नलायक ज्यादा है, तो किसी की चॉइस है। ये बाई चांस नहीं है, ये डिजाइन था कि यहाँ पे अच्छे सियासतदान मारे जाते हैं, ईमानदार सियासतदान मारे जाते हैं, या सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते, और ज्यादा करप्ट सर्वाइव करते हैं। और देखें ये जो अभी रिसेंटली कल जो शुजात साहब का हुआ कि सुबह जरदारी साहब के घर में एक बड़े साहब गए कि जनाब आज मुझे ये चाहिए, शुजात साहब से लेके
तो यहाँ पे जो महल्लाती साजिशें जमहूरियत के खिलाफ होती हैं, ये बड़ी खतरनाक है। सो चलें, अब आप क्योंकि सिविल सुप्रीमेसी की और कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं तो जाहिर है ये बात तो सही है। मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इलेक्शन की बात कर लें, सेनेट के इलेक्शन की बात कर लें, यहाँ पे बैरिस्टर साहब जवाब दीजिए जी। बैरिस्टर साहब वे फॉरवर्ड भी बताइए और जवाब भी दीजिए। पूरा सारा एक घर में देखिए, वे फॉरवर्ड है, यहाँ पे जमहूरियत आनी चाहिए। वे फॉरवर्ड यही है कि सब बैठे और पॉलिटिकल फोरम पे पॉलिटिकल फैसले हों। और जिन दोस्तों को सिंध हाउस के लोटों का बड़ा दुख है, वो लोटे हुए ही नहीं, उन्होंने कोई वोट इस्तेमाल किया ही नहीं, हुकूमत तोड़ी नहीं। हाँ, वो लोटे हुए थे जब एक जमात बनी थी लोटों पे मुश्तमिल। वो जो 40 साल एक जमात के अंदर थे, उन्हें तोड़ के उनके गलों में पटे डाले गए, लोटा बनाया गया शुजा पाशा के जरिए, स्टिक के जरिए। तो मैं उसे कानूनदान और पॉलिटिकल विजडम वाला समझता हूँ जो उस लोटाइज्म के खिलाफ बोलेगा। जब पार्टियां तोड़ के एक किंग्स पार्टी बनाई गई, एक मुफाद परस्त शख्स के साथ पार्टी बनाई गई, जमीर फरोशों की पार्टी बनाई गई, वो लोटाइज्म था। उस लोटाइज्म के खिलाफ कोई बोला ही ना। अब एक रेफरेंस करा के और आप रिजीम चेंज के ऊपर, और अब आप हमें डिक्टेट ना करें कि लोटाइज्म क्या होता है। लोटाइज्म हम जानते हैं, हमारे खिलाफ ही तो लोटे बनाए गए हैं। और ये सारे जो बैठे हुए आज इमरान खान की जमात में, शाह महमूद कुरैशी के से लेके नीचे तक, ये कौन है? आज इसका जो उम्मीदवार है परवेज लाई, क्या वो लोटा होके नहीं गया? हमारा कैंडिडेट बना था, इमरान खान ने तो बाद में उसे कैंडिडेट बनाया है, पहले तो हमने कैंडिडेट बनाया था। तो ये लोटों का हमें दर्श ना दें जो खुद सारी जिंदगी ठीक है जी। टू कंक्लूड दैट आई थिंक मैं बैरिस्टर साहब आपकी बात से कंक्लूड करूंगी जी, जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी सियासी जमात को नहीं अडॉप्ट करने चाहिए। उसूल हर वक्त उसूल हैं, आप मुश्किल में हैं, आप अच्छे वक्तों में हैं, आपके इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं, उसूल के ऊपर जब तक कॉम्प्रोमाइज़ हमारी सियासी जमातें ख़त्म नहीं करेंगी तब तक ये मामला ऐसे ही बार बार एक क्राइसिस की शक्ल में उभरता रहेगा और इदारों को वापस अपनी हदूद में जाना पड़ेगा। जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है वो शदीद ख़तरे में बार बार नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसको सब बैठ के एक दफ़ा तय कर लें, रूल्स ऑफ द गेम एक दफ़ा दोबारा से रिविज़िट कर लें, लेकिन एक दफ़ा तय कर लें, खुदा के लिए इस अवाम पे कोई रहम करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।